जय हिंद दोस्तों। ऑनलाइन स्टडी विद टीम पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि गुप्त वंश से संबंधित है। यह हमारे इतिहास विषय के अंतर्गत आता है। यह यूपी ट्रिपल एससी पेट और यूपी वीडियो री एग्ज़ाम जो होने वाला है उसे ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, लेकिन इसमें पीसीएस स्तर के सभी क्वेश्चन को उठाया गया है। तो आप पूरे वीडियो को आनंद लीजिए और अंत में दिए गए जो क्वेश्चन हैं उन्हें ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। इससे क्वेश्चन बाहर शायद आए, ऐसा हम बहुत कम ही सोच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गुप्त वंश के बारे में जानते हैं। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। इसने जो है महाराज की उपाधि धारण की थी। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। शुरू करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम से। इसका शासनकाल जो था वह था 319 से लेकर 334 ईस्वी के मध्य। इसकी जो राजधानी थी वह पाटलिपुत्र थी। यह गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। आपसे जब भी पूछा जाएगा कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो आपको चंद्रगुप्त प्रथम बताना है। इसने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। राज्य क्षेत्र जो इसका था, वर्तमान में जो भूमि है वह बिहार और यूपी का अधिकांश हिस्सा इसके अंतर्गत शामिल थे। चलिए आगे देखते हैं। समुद्रगुप्त प्रक्रमंड इसका उपाधि था और यह 335 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी के मध्य इसका शासनकाल रहा है। तो इसके कुछ सिक्कों पर इसका नाम जो है कांच उत्कीर्ण किया गया है, लेकिन कुछ विद्वान कांच जो है इसके भाई के रूप में मानते हैं कि यह उनका भाई था। इन्हीं पर सर्वराज्यो क्षेत्रदा और विरुद्ध जैसे शब्द मिलते हैं जो कि इसके नाम के रूप में उपलब्ध हुए हैं, और कुछ अभिलेखों में विरुद्ध शब्द समुद्रगुप्त के लिए उपयोग हुआ है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं समुद्रगुप्त से संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट। तो समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त और दक्षिणावर्त के, यहाँ पर एक 9 कहीं कहीं कुछ किताबों में मिलता है कि आर्यावर्त के 9 तथा दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था, और कहीं कहीं 12-12 शासकों को देखने को मिलता है, जिसके कारण विसेंट स्मिथ ने इसे भारत की नेपोलियन जो है वो कहा था। किसको भारत का नेपोलियन कहा था? तो समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो हरिसेन था। इसने प्रयाग प्रशस्ति लेख के 7वें श्लोक में इसके विजयों का उल्लेख किया है। इसी अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख, यानी भारतवर्ष नाम का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो हमारा है, एरण जो कि मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ लेख है, इसमें समुद्रगुप्त को प्रचु, सघन आदि राजाओं से बड़ा दानी बताया गया है तथा दत्ता देवी को जो इनकी पत्नी के रूप में दर्शाया गया है, यानी दत्ता देवी को समुद्रगुप्त की पत्नी बताया गया है। आगे देखते हैं हम लोग। समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ विजय को धर्म विजय की संज्ञा प्रदान की गई है, और समुद्रगुप्त विजेता के साथ साथ कवि, संगीतज्ञ और विद्या का संरक्षक था। सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए उसे दिखाया गया, जिसके कारण इसे संगीतज्ञ होने का अनुमान किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं। समुद्रगुप्त ने महान बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को संरक्षण प्रदान किया था। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था, अर्थात वैष्णव धर्म का अनुयायी था, यानी कि जो गुप्त वंश के राजा थे वह वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय इस गुप्त वंश का सबसे इम्पॉर्टेंट राजाओं में इसका स्थान आता है। तो समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी जो था वह रामगुप्त नामक एक कमजोर शासक था, जिसे शीघ्र ही गद्दी से हटाकर उसके बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पर आया। तो चलिए इससे संबंधित फैक्ट देखते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री जो था फाहियान, वह भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नागकुमारी कुबेर नागा से विवाह करके नागवंश के साथ अपना वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया। वहाँ से खतरा खत्म हो गया उसके शासन का, जो डर होता है आक्रमण का। जबकि अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वकाटक वंश के राजा जो रुद्रसेन द्वितीय थे उनसे कर दिया,
इसलिए वाकाटक वंश से जो युद्ध होने की संभावना थी वह खत्म हो गया तथा अपने पुत्र कुमार गुप्त प्रथम जो था उसका विवाह कदम शासक कुर्त्सवर्मन के पुत्री से कर दिया। इसके कारण जो वहाँ से कदम वंश के शासकों से इसे डर था कि आक्रमण हो सकता है वह भी खत्म हो गया था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की मंडली रहती थी जिन्हें नवरत्न कहा जाता था, जिसमें कालिदास, धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपर, वारामिहिर और वररुचि जैसे महान विद्वान शामिल थे। ऋतुसंहार, मेघदूतम, कुमार संभोम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम ये सभी कालिदास की रचनाएं हैं। ये सीधे सीधे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की मंडली को नवरत्न कहा जाता है, जैसा कि हमने पढ़ा है भी। आगे देखते हैं हम लोग। मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, विशाख दत्त की ये रचनाएं हैं, जबकि पंच सिद्धांतिका जो है यह वारामहीर की रचना है। आगे देखते हैं हम लोग। 10 कुमार चरित्र है या डांडिन की रचना है, जबकि हर्ष चरित्र, कदाम्बरी और ये सब जो है बाणभट्ट की रचनाएं हैं। हर्ष चरित्र और कदाम्बरी बाणभट्ट की, जबकि पंचतंत्र विष्णु शर्मा की है। सूर्य सिद्धांत जो है आर्यभट्ट की रचना है। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो भानुगुप्त जो है गुप्त वंश का अंतिम शासक था। गुप्त काल में ग्राम समूहों की छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? पेठ कहा जाता था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन काफ़ी है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राओं को जारी किया, जिन्हें क्या कहा जाता था? तो उन्हें दिनार कहा जाता था। स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था? तो दिनार कहा जाता था। पहली बार सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरण अभिलेख से प्राप्त होता है, जिसमें भोजराज के मृत्यु के बाद उसकी जो पत्नी थी वह सती होने के लिए गई थी और वहाँ पर सती हुई थी, उसके बारे में यहाँ पर उल्लेख किया गया है। आगे का बिंदु जो है, गुप्त काल में जो वेश्याएं होती थी उनको गणिका कहा जाता था, जबकि वृद्ध वेश्याओं को कुटिका कहा जाता था। यह सीधे क्वेश्चन बना करके पूछ लेते हैं कि इन्हें क्या कहा जाता था, तो ये सीधे सीधे मिल जाएंगे आपको। आगे हम लोग देखते हैं। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों के लिए रुपया शब्द का इस्तेमाल किया गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे दिनार होता था सोने की सिक्के, वैसे रुपया जो है यह चांदी के सिक्कों को कहा जाता था। आगे देखते हैं हम लोग। अजंता की 29 गुफाओं में से सिर्फ 6 ही गुफा वर्तमान समय में बची है, जिनमें गुफा संख्या 16 और 17 गुप्त काल से ही संबंधित हैं। और गुफा संख्या 16 में मरणासन अवस्था वाली राजकुमारी का चित्र उपलब्ध है, जो कि काफ़ी प्रशंसनीय चित्र है। और गुफा संख्या 17 जो है, जिसे चित्रशाला कहा गया है, इसमें बुद्ध के जन्म, महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण जैसे चित्र मिलते हैं और यह बौद्ध धर्म के महायान से सभी संबंधित चित्र हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। गुप्त काल में पैठन की प्रसिद्धि का कारण क्या था, आपको बताना होगा यहाँ पर। तो ये है तीर्थ स्थल, बी है व्यापारिक मंडी, सी है राजधानी, या डी है नाव निर्माण केंद्र। आप अनुमान लगाएं कि इनमें से कौन सा उत्तर सही होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका उत्तर देना चाहिए आपको, क्योंकि इसके बारे में आप लोग बहुत जगह से पढ़े होंगे, आराम से जानते होंगे कि क्या उत्तर हो सकता है। तो आप बताएं जल्दी से कि क्या होगा, अन्यथा हम उत्तर बताएं इसका। इसका सही उत्तर जो होगा वह ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा, यह व्यापारिक मंडी थी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गुप्त युग में दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं उपलब्ध थी, कैसे उन्हें खरीदा जाता था? तो ऑप्शन ए में है कौड़ियों में, बी है ताम्र मुद्रा में, सी है रजत सिक्के में और डी है यहाँ पर स्वर्ण मुद्राओं में। तो जो हमारा सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कौड़ियों में ये बिकती थी। आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गुप्त युग में जिनके निर्माण में भारत यूरोप से काफ़ी आगे था, उसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन के तौर पर ए है किले, बी है महल, सी है बांध या डी है विशाल जलयान। तो जो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, विशाल जलयान बनाने में गुप्त युग काफ़ी आगे था यूरोप से। आगे देखते हैं हम लोग।
वह प्रसिद्ध बंदरगाह जहाँ से गुप्तों के जलयान दक्षिण पूर्व राष्ट्रों के लिए जाते थे, यानी व्यापारिक जो बंदरगाह था वह उसका कहाँ पर बना हुआ था गुप्त काल में? तो ए है कावेरीपत्तनम, बी है खंभात, सी है ताम्रलिप्ति और डी है यहाँ पर भड़ोच। आपको सही उत्तर चुनना है कि कौन सा होगा, जल्दी चुनिए। जो हमारा सही उत्तर होगा यहाँ पर वह ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि ताम्रलिप्ति से बंदरगाह जो था वहाँ से जहाज़ें जाया करती थी व्यापार के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गुप्त साम्राज्य के काल में सुदूर पश्चिम में व्यवस्थापक मंडी थी। ए है बिदसा, बी है पुरुषपुर, सी है ऐछन, बी और यहाँ पर डी है पैठन। आपको सही चुनना है कि कौन सा सही होगा, जल्दी से अपना उत्तर चुनें, अन्यथा उत्तर हम बताएं। जो हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि पैठन। आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, गुप्त साम्राज्य में धन के लेन देन के व्यवस्थापक कौन थे? ए है पूंजीपति, बी है संपत्तिशाली, सी है लखपति या डी है श्रेणिया। आपको सही उत्तर चुनना है कि इनमें से कौन सा होगा। जो हमारा सही उत्तर होगा वह है श्रेणिया। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन को हम लोग। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट निवासी कहाँ के थे? का है जंगल देश, बी है का कुसुमपुर पटना और यहाँ पर गा है गोंडका और घा है उच्च का। आपको सही उत्तर चुनाव करना है, इनमें से सही उत्तर कौन सा होगा। तो जो हमारा सही विकल्प है ऑप्शन नंबर खा सही है, यहाँ पर कुसुमपुर पटना के रहने वाले थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर का, हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे प्राचीन मंदिर किसके काल का है? ये है कुषाण वंश, बी है गुप्त काल, सी है शुंग काल और डी है शक क्षत्रप काल। आपको सही चुनाव करना है कि इनमें से सही उत्तर कौन सा होगा। तो जो हमारा सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर खा सही है, यानी गुप्त काल में सबसे प्राचीन जो मंदिर मिले हैं वो गुप्त काल के हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से यह छोटा सा वीडियो था। इससे संबंधित एक वीडियो और आएगा जिसमें ऑनलाइनर फॉर्मेट में सारी चीज़ों को समाहित करके हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।